हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती होगी। तो दोस्तों आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कुषाण वंश, है ना। कुषाण के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से अच्छा खासा जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम बारीकी से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक। तो कुषाण वंश में हम लोग जानेंगे कि पहलव के बाद जो है कुषाण आए। किसके बाद आए थे? पहलव के बाद आए थे, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। जो क्या थे? यूची और तोखरी भी कहलाते थे। कहता है यूची नामक एक कबीला, है ना, 5 कुलों में बट गया था। तो यूची नामक कबीला जो था वह 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। दोस्तों यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है आप जानते हैं कि हम लोग जो है एक मिशन के अंतर्गत कार्य करते हैं और कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको, जैसे कि मान चलिए कि आपसे पूछा जाएगा, चलिए मान चलिए कि आप पढ़े हुए हैं, आपसे क्वेश्चन जैसे ही पूछ लिया जाएगा कि बताइए यूची नामक कबीले जो है वो कितने भागों में बटा है। आपने इस लाइन को कहीं देखिए, कोई अंडरलाइन नहीं है, तो आप कहाँ से जवाब दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा। इसलिए हम लोग क्या है कि थोड़ा सा जो है पॉइंट को बारीकी से पढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आ जाए क्वेश्चन तो छूटने की चांस नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा होता है समय के अनुकूल जो होता है आगे बढ़ना, क्योंकि आप समय के अनुकूल कोई भी कार्य करते हैं तो उसका महत्व अलग होता है। तो इसलिए जो है बारीकी से पढ़ना है और सेलेक्ट होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूची जो है एक कबीले है, 5 भागों में बटा हुआ है ना। उन्हें एक जो है कुल थे, ठीक। उन्हीं में एक क्या थे? कुल थे कुषाण, ठीक। आप समझ गए कहाँ से कुषाण का जो है एक तरह से बात उखड़ा है ना। तो कुषाण वंश के संस्थापक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुल, है ना, कुजुल कड़फिसेस, ठीक। अब देखिए यहाँ से पूछा जाएगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन हैं, तो बताइए आप कैसे जवाब दीजिएगा। तो इसलिए जो होता है, देखिए यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं दिया गया है कि आपको हेडलाइट किया गया है कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कुषाण वंश के संस्थापक जो है कुजुल कड़फिसेस है, ठीक। कहता है कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ करते थे। अब पूछा जाएगा कि कनिष्क जो है किस वंश से थे, तो आप कह सकते हैं इजली कुषाण वंश थे। इनकी राजधानी, है ना, पुरुषपुर या पेशावर थे। किसकी? तो कनिष्क की, ठीक, यानी कहे तो कुषाण वंश की। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। देखिए पहले की बात करें तो इनकी राजधानी थे पुरुषपुर था, और दूसरी की बात करें तो राजधानी कहाँ था? मथुरा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठने के समय जो है एक संवत चलाया था। आपसे पूछा जाएगा कि संवत जो है किसने चलाया था, तो आप इजली आंसर दे सकते हैं कनिष्क। आप पढ़े रहेंगे तो नहीं पढ़े रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाला है। तो ठीक, शक संवत जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार जो है क्या हुआ था? भारत सरकार द्वारा क्या हुआ था? इसको प्रयोग में लाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि शक संवत जो है किसने चलाया था, तो कनिष्क। आप इजली जवाब दे सकते हैं क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपके सामने है कि यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट, ठीक, कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, है ना। कुंडलवन आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, तो आप जानते हैं कि कश्मीर है ना। जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल्हन भी किसके बारे में लिखा था, तो कश्मीर की राजाओं और नदियों के बारे में लिखा था, ठीक। कहता है कि कुंडलवन यानी कि कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क क्या था? महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो एक एक पॉइंट को आप पढ़ते जाइएगा, तो आपको कहीं से भी पूछा जाएगा तो एक बार पढ़ने के बाद आप बार बार जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। देखिए नोट में है कि चीनी जनरल पेन कौवा ने कनिष्क को हराया। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्क को जो हराया था वो कौन थे, तो आप कह सकते हैं जल्दी कि पेन कौवा, ठीक।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो किसने स्वर्ण मुद्रा जो है भारी संख्या में किया था? तो कुषाण ने, जिनकी शुद्धता गुप्त काल है ना, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध सिक्के जो है किसने जारी किया था? तो आप इजीली कह सकते हैं किसने जारी किया था? तब कह सकते हैं कुषाणों ने जारी किया था। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। तो उत्तरी पश्चिमी जो है भारत में सर्वाधिक जो है सिक्के जारी किया था किसने? तो कुषाणों ने किया था। कनिष्क का राजवैद्य यजुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। तो देखिए बहुत ही हाईलाइट किया हुआ है कि कनिष्क का राजवैद्य है ना, कनिष्क का राजवैद्य किसे कहा जाता था? तो विख्यात विद्वान कौन थे? चरक, ठीक, जिसे चरक संहिता की रचना की है ना, चरक या जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता था। अब भारत में चिकित्सा शास्त्र किसे कहा जाता था? तो चरक का कहा जाता था। बहुत ही वीवीआई है। महाविभास जो है सूत्र की रचनाकार वसुमित्र, ठीक है ना, महाविभास है ना, महाविभास जो है सूत्र की रचनाकार कौन थे? वसुमित्र। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण जो है बुद्ध चरित्र की रचना की है ना। अब यहाँ पर देखिए कि कनिष्क ने, राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि वसुमित्र, पार्श्व और नागार्जुन, महाचेतक और संघ रक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि विभूति जो थे वो कौन कौन थे? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क की क्या थे? दरबार की विभूति थे। भारत की आइंस्टाइन है, नागार्जुन को कहा जाता है। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का आइंस्टाइन है ना किसे कहा जाता है? तो आप इजीली कह सकते हैं नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है ना। किनकी पुस्तक? तो नागार्जुन की जो है पुस्तक माध्यमिकी सूत्र है। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब देखिए नागार्जुन ने क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आप जानते होंगे बढ़िया से कि चार्ल्स डार्विन जो कि क्या थे? आइंस्टाइन से रिलेट करता है, वही चीज़ यहाँ पर रिलेट किया है कि भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। तो एक दूसरे से जो अच्छा काम करता है तो उससे रिलेट किया जाता है। कनिष्क की मृत्यु है ना, कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था? तो 102 ईसा पूर्व में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुषाण का संस्थापक और कुषाण का अंतिम शासक, ये बार बार पूछा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वसुदेव है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कुषाण राजा जो है देवपुत्र कहलाए थे। कुषाण जो है राजा कौन कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह जो है उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। तो ये उपाधि कहाँ से लिए थे? कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आप देखिए गंधार शैली है ना, गंधार शैली और मथुरा शैली किसके काल में हुआ था? तो शासन जो है वो किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि मथुरा जो है संग्रहालय में कुषाण कालीन जो है मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है ना। तो कहता है मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन जो है मूर्तियों का संग्रह कहाँ है? अधिक, तो मथुरा में है। गंधार कला के लिए जो है तक्षशिला प्रसिद्ध है। तो गंधार शैली के लिए कौन जो है प्रसिद्ध है? तो तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो समझ सकते हैं कि रेशम मार्ग है ना, रेशम जो एक पथ के माध्यम से जो जाता आता था इधर उधर, तो वो नियंत्रण कौन करते थे? तो कुषाण करते थे, ठीक, कुषाण करते थे। ये कुषाण करते थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, ठीक, बहुत अच्छे से प्रबंध किया था, जानने की व्यवस्था। रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है कनिष्क ने करवाया था। आपसे पूछा जाएगा
कि बताइए रेशम का जो है मार्ग जो है ये किसने करवाया था आरंभ, तो अब कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रेशम बनाने की तकनीक जो है सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था, तो आप इजीली कह सकते हैं चीन। नेक्स्ट है कि मथुरा जो है साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था और इस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कुषाण के बारे में। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं संगम युग, है ना। संगम युग कहे तो संगम वंश के काल जो था उस काल में क्या सब हुआ उसके बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि संगम वंश जो है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास में हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे हम संगम साहित्य कहते हैं। अब देखिए संगम साहित्य से हमें क्या मिलता है, तो ये ऐतिहासिक युग जो है प्रारंभ में दक्षिण भारत, अब इस चीज़ को जिक्र किया गया है, तो संगम जो है साहित्य में क्या मिलता है, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जो है मिलता है, से साहित्य में हमें ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य, संगम साहित्य कहते हैं। ठीक, संगम शब्द का जो है परिषद अथवा गोष्ठी होता है। अब देखिए संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है परिषद या तो गोष्ठी होता है, जिनमें से तमिल कवि एक विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम की समक्ष प्रस्तुत करता था, है ना। मतलब होता है कि अपने राजाओं में क्या होता है कि राज्य में राजाओं के सामने क्या करता, अपना लेखन को क्या करते हैं, समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाश संभव था। तो आप सोच सकते हैं इजीली कि जैसे ही ये प्रकाशन संभव हो जाता था, रचना जो है प्रकाशन जो है संभव हो जाता था, तो ये भी बड़ी खुशी की बात होती होगी, है ना। जैसे आप भी मान चलिए कि एग्जाम में जब कोई भी, जैसे कि आपने अपील किया कि चलिए कोई एग्ज़ाम है ना, आपने बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में और वो आपसे एग्ज़ाम लिया गया, बहुत अच्छा नंबर से पास किए, तो क्या होता है, एक खुशी होती है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, रचना प्रकाशन संभव हो पाया था, एक स्वीकृति मिल जाता है, देख रहे हैं, मिलने के बाद अपना वो प्रकाश दिखाता है और वो जो है जीत हासिल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। अब पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम आयोजित किया गया था, 3, है ना। इनमें संस्कृत साहित्य को क्या कहा जाता था, इनमें साहित्य को क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता था। ठीक, संज्ञा दी गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है तमिल द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। देखिए यहाँ बताया गया कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, तो आप सोच सकते हैं यहाँ 0 हो गया और ये हो गया प्लस पॉइंट हो गया 300। ठीक, और देखिए इधर हो जाएगा 300 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से दूरी आप लगा सकते हैं कितना दूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। तो उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन कितने भागों में होता है, 3 भागों में होता है। फर्स्ट की बात करें तो पत्थु पातु, और द्वितीय की बात करें तो इथु थोकै, और तृतीय की बात करें पदिनेन जो है किल कन्नुकु, तिरुवल्लुवर जो है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कृत कुराल, और तमिल साहित्य में एक आधारभूत जो है ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार शास्त्र और राजनीतिक आर्थिक जीवन एवं प्रणयन से संबंधित है। तो देखिए ये जो है उतना पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हुए इसको आगे बढ़ गए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो है देखते हैं कि आगे क्या सब है। देखिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट।
अब बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है वह स्थान जो है निर्धारित किया था अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण है। ऐसे देखिए ये उतना पूछा नहीं जाता है, तो चलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए ये जो है उतना पूछा नहीं जाता है, ठीक। और थोड़ा सा हम लोग नोट में देख लेते हैं। नोट है कि कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम सातवीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार और त्रिनाबुक पशु अपार ने किया, ठीक। तो ये थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये जो है कवर करना जरूरी है, क्योंकि कवि और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग किया। आपसे पूछा जाएगा कवि और विद्वानों के परिषद के लिए जो है किसका प्रयोग किया गया था नाम, तो संगम आप कह सकते हैं, ठीक। और ये जो है उतना जो है पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में जो है हम आगे बढ़ने का काम किए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपको अगर लगता है तो एक नज़र आप इसे पढ़ सकते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं। इलंगोकृत जो है शिल्पादिकारम जो है पायलो का गीत है, एक उत्कृष्ट रचना है जो कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें जो है 30 संग्रह है जिन्हें 3 खंडों के लिए लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य और इसमें जो है कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और हम लोग जो है इसको स्किप करते हुए फास्ट तेजी से बढ़ते जाएंगे। मथुरा के बोध जो है धर्मावलंबी जो है व्यापारी जो है शीतलेश तनार ने अपने मन में क्ले की रचना की। देखिए ये पूछा जा सकता है, इसलिए जो है इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ले रहे हैं, जहाँ लगेगा उसे हम कवर करेंगे। देखिए पूछा जाता है मदुरै के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी है ना शीतलेश तनार ने मनी मेकेले की रचना की, ठीक। इसमें जो है कितने संग्रह हैं, 30। अतिरिक्त जो है एक प्रस्तावना भी है, इसमें जो है जैन प्रभाव, इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मनी मैकले कोवलन, जिसे कहा जाता है कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री है ना मनी मैकले। कहते प्रेम की कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी जो है दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ जो है संबंधी बातों के लिए बनाई गई है और इसका महत्व जो है मुख्यतः धार्मिक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नीलकंठ है ना, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दृढ़नाथ 5वीं शताब्दी की कीर्ति में न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक, चिंतमणि और संगम काल की बहुत जो है बाद जो है रचना है, ठीक, बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जो है जैन भिक्षु कहता है कि तिरुतक्कक है ना तिरुतक्कक देवर को दिया जाता है। तो ये देखिए उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ने के बाद क्या रहता है कि माइंड में सेट रहता है और इस प्रकार से क्वेश्चन आने के बाद सामने से छूटने का चांस कम रहता है, ठीक। कथा दिया जाता था, कहा जाता है कि तिरुतक्कक देव पहले चोल राजकुमार था जो कि बाद में जैन भिक्षु बन गया, ठीक। कहता है तोल्काप्पियम जो है तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद जो है बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई है। इसमें से तिरुउल्लार जो है और तिरुकुलर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक, सबसे प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राम कथा की अनेक तमिल संस्करण है जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बलन की है इरामतारम है, ठीक। संगम साहित्य की काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया। देखिए ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि साहित्य जो है काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप इजीली कह सकते हैं 2 श्रेणियों में। एक है आकम और दूसरा है पूरम। आकम काव्यों के मूल विषय में प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम जो है काव्य विषय युद्ध है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल हो गया, उसके बाद है चेर है तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा कि चोल, चेर और पांड्य जो है
कहाँ से आपका विवरण मिलता है, तो आप कह सकते हैं संगम साहित्य से मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज स्थित था। संगम जो है युगीन जो है राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। ठीक, तो अब से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली जो है चोलों का राज कहाँ था, तो आप कह सकते हैं कि संगम युगीन जो है राज्यों में सर्वाधिक जो था शक्तिशाली चोलों का राज था। यह जो है पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका जो है सबसे प्रतापी राजा क्या था, तो करियाल था। ठीक, करिकाल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करिकाल जो है ब्राह्मण माता नियोआई था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया। अब देखिए पूछा जाता है कि कावेरी नदी का मुहाने का बांध किसने बनाया था, तो करिकाल। अब इसे लगा सकते हैं अनुमान कि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना या आखिर ये बात में जब तक दम नहीं है तब तक ये इतना मेहनत से क्यों लिखा गया है। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाने के बाद एक एक पॉइंट से जो होता है बहुत परेशानी होता है, इसलिए हम लोग इसको कवर करते चलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कावेरी नदी के मुहाने जो है किसने बनाया था, तो आप कह सकते हैं करिकाल ने बनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांध बनाया था, कहता है सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। कहता है पेरू नानू पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया था। संगम युग का दूसरा राज, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संगम युग का दूसरा राज जो है कौन था, तो कहते हैं चेरो, है ना, चेरो, जो कि आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। अब देखिए चेरो कहाँ है, तो केरल प्रांत में है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा जो है उदयनजीरल, है ना, लगभग जो है 130 ईस्वी में है। नेदुजीरल जो है आदान और 155 ईसा जो है एवं इन गुट टूबन जो है 180 सेन गुट टूबन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। देखिए ऐसे क्वेश्चन उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी जो है जहाँ से आता है हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे तब तो हमें पता चलेगा कि कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है या उसे हम लेकर चलेंगे। कहता है कि इसने जो है पातनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। ठीक, इसलिए क्या होता है कि हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन आए तो छोटे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संगम युग का तीसरा राज्य जो है पांडव है। तो संगम युग का तीसरा राज्य कौन सा है, पांडव था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरै थी। देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पांड्य जो है ना, हाँ, पांड्य जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित है, जो इसकी राजधानी यानी कि पांड्य की राजधानी कहाँ है, तो आप कह सकते हैं इजली कि मदुरै, है ना। तीसरी राज्य जो है पांड्य था, जो किसके लिया हुआ है, पांड्य के लिया हुआ है, जो कावेरी की दक्षिण में स्थित है। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ है, तो जो पांड्य की राजधानी कहाँ है, तो मदुरै है। पांड्य राजाओं में कहता है ने डोंजेलियन लगभग 210 ईस्वी जो है सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों का अमाईचाचान या अमाईचाचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे कहता है नालबय कहा जाता था। देखिए यहाँ से जो है एक क्वेश्चन था, ये देख सकते हैं यहाँ से VVI मिला। अगर हम लोग अच्छे से पढ़े तो इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ से ये भी पढ़ने का काम किए थे, देख सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यह राजा के साथ जो है ना, यह राजा के साथ जो है न्याय के कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों का सुनवाई की अंतिम आंदोलन होता था। राजा के न्यायालय के
मनोरम कहा जाता था। कहता चोरी तथा अभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने के लिए जीभ काट लिया जाता है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो है संगम काल में किस प्रकार के जो है शासन हुआ करता था। ठीक, कहता है भूमिका नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह जो उपज का छठा भाग है ना, उपज का छठा भाग जो है कि कब दिया जाता था, तो संगम काल में दिया जाता था, किंतु कभी कभी इससे बढ़ाया था। और कहता है कि व्यापारियों है ना, तो व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी है ना, चुंगी वसूला की जाती थी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो रहेगा इम्पोर्टेंट हम लोग रोकेंगे, जिसमें नहीं रहेगा हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट है कि सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें जो है अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। कहते नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों को सम्मान से पत्थर की मूर्ति पर जो है बनाने जाने की प्रथा थी। देखिए ये जो अभी भी है, जो कि हमारे देश में जब सैनिक की वैसी स्थिति होती है तो क्या होता है, पत्थर पर उनका नाम लिखा जाता है। ठीक, और ये किस काल में थे, तो संगम काल में थे। राजाओं अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं की तैनाती करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। मतलब संगम काल में समय जानने के लिए क्या किया जाता था, जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मण का है ना उदय सर्वप्रथम जो संगम काल में हुआ था। अब तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय, तमिल प्रदेश में ब्राह्मण का उदय कब हुआ था, तो संगम काल में हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, समय के साथ जो है प्रतिष्ठित था। इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ठीक, इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन जो है ब्राह्मण का मांस भक्षण करते थे, है ना, सुरा जो है पीते थे, सुरा। ठीक, जो कि होता है जैसे सिगरेट वगैरह होता है, कुछ उसी तरह से धुआं निकलता है। ठीक, सुराज पीने के बाद होता है एक। ठीक, अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। कहता है पश्चात संगम जो है योगिन है ना समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा था कृषि कर्म था। ठीक, थोड़ा सा हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग, कहता है पुलयन जो है दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटकाई बनने का कार्य करते थे। दोस्तों अगर हम कंटिन्यू आप लोग रहते हैं तो एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपसे कहीं से भी पूछा जाए तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं, इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी होता है। संगम साहित्य में व्यापारियों वर्ग को बेनिगर कहा जाता था। तो संगम साहित्य में जो है साहित्य में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, बेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तो संगम का जो है संगम साहित्य में जो क्या था, दास प्रथा का क्या था, दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट कि तोल्कापियम नामक जो है तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें जो है हिंदू धर्मशास्त्रों में जो है वर्णित विवाह के 8 प्रकार है ना, 8 प्रकार माना जाता है। 8 प्रकार क्या होता था, उल्लेख मिलता था। किसमें, कहता है कि तोल्कापियम है ना, तोल्कापियम नामक तमिल रचना है ना, तमिल रचना है। इसमें संगम काल में विवाह है ना, किस काल में, तो संगम काल में विवाह का संस्करण रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें जो है हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकार है। देखिए हिंदू धर्म में कितने थे वर्णित विवाह, 8 प्रकार थे। पहला की अगर हम बात करें तो पहला था ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। तो ये जो था उस समय संगम वंश में क्या होता था, इस प्रकार की शादी होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे
किसका मुहूर्त कितना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रणायन विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे कहता है पंचतीनय कहा जाता है ना, कहा गया है। कहता है एक पक्षीय प्रणय को केकिनव और अनुसूचित प्रणय को जो है यहाँ पर रोनिंदनो कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। तो संगम काल में जो है चावल क्या था, मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध से मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्तकियों और गायकों के जो है दल धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें जो है पानर और बिडेलियर कहा गया है। साहित्य में जो है मछलियर तथा ओबियर जैसे जो है कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोग जो है क्या कहते हैं, संगम काल के लोग जो है क्या करते थे, कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल के लोग जो है कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूची देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इसी कारण जो है सागर के मध्य में चलने वाले जहाज के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों का स्थान पत्थर गाड़ने की प्रथा थे। मतलब समाधि कहे तो जब गाड़ा जाता था, यानी कि संगम काल में तो क्या था, गाड़ने की प्रथा थे इन्हें। ठीक, समाधियों का स्थान पर क्या था, पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। कहता इन्हें बीरगल अथवा है ना, बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था और इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। तो जैसे कि संगम काल में भी हुआ करता था, तो अभी भी देखते हैं वर्तमान में भी ऐसा रहता है या होता है। ठीक, खड़े किए जाते हैं। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुख को बेलियर कहा जाता था। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संगम है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं की मुख्यतः जो है खेती का कार्य किया करते थे और इन्हें कडेवसीवर कहा गया है ना, कहा गया है। कहता है संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण जो है उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट है कि पांड्य राज में ककई, सैल्यूड एवं चेर राज में बंदर जो है प्रमुख बंदरगाह था और कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। ठीक, पतन कहे तो आप जो है नदी यानी कि जहाज यानी कि पानी का जहाज जो होता है पतन है ना, अड्डा बंदरगाह जिसको कहते हैं। कहता है कोरोना मंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित कहता अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था और इस बंदरगाह से रोम के साथ जो है व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यह मानक के निर्माण का कारखाना भी था। कहता है पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोपोलस है ना, हिप्पोपोलस ने मानसूनी जो है हवाओं के सहारे जो है बड़े जहाज को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता जो है मुरुगन था। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आखिर हम लोग पढ़े पॉइंट तो बहुत अच्छा लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। आखिर पढ़ने के बाद भी क्यों छूटता है, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ते हैं और सिलेक्शन पॉइंट नंबर से बचता है। तो तमिल देश का प्राचीन देवता जो है क्या है, मुरुगन है। आपसे पूछा जाएगा तमिल देश का प्राचीन देवता कौन है, मुरुगन। कालांतर में उसका जो है नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंदर कार्तिकेय के साथ जो है उसका
तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का नाम एक कुमार भी है। तमिल भाषा में मुर्गुन शब्द का यही अर्थ होता है। नेक्स्ट है, मुर्गुन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था और कुड़बास नामक एक प्रवृत्तिया जो है जनजाति की स्त्री का मुर्गुन के पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम जो है साहित्य में पवित्र और जादुई शक्ति में विश्वास जताया गया है, जिसे आनुक कहा गया। ठीक, तो जो है इनकी जादू टोना में जो है ये विश्वास करते थे। चलिए नेक्स्ट है कि हम लोग पढ़ेंगे आज कि गुप्त साम्राज्य है ना, गुप्त साम्राज्य तो है कि गुप्त साम्राज्य तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठने के बहुत चांसेस रहता है। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3वीं शताब्दी के अंत में जो है प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ। ठीक, कहते हैं संभवतः जो है गुप्त कुषाणों के संबंध थे और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन थे? श्रीगुप्त से पूछा जाता है बहुत बार कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और यहाँ भी ये भी पूछा जाता है कि कब से कब तक हुआ था? 240 से 280 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच यानी कि 280 से 320 में हुई थी। तो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन है? घटोत्कच। कहता है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। यह जो है 320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी राजकुमारी जो है देवी की से विवाह किया और इसने महाधीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत जो है 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयी के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप इजली कह सकते हैं किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक जो है एवं जो है परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे जो है कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त क्या था? विष्णु का उपासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त कैसा था? संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का प्रथम रवि जो है हरिसेन था। आपसे पूछा जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 त्रम्बलेख से समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो समुद्रगुप्त का जो है उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था। आपसे पूछा जाएगा कि फहियान किसके काल में आया था, तो आप ये कह सकते हैं समुद्रगुप्त के काल में आया था। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शकों का विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्कों को चलाया। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि चांदी के सिक्का जो है वह शकों के विजय के उपलक्ष्य में कौन चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, आपसे पूछा जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तब कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कहता यह उपाधि इसमें पूर्व जो है 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के लिए उपलक्ष्य में धारण की थी।
नेक्स्ट देखते हैं, कहता है साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र था। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र उज्जैन जो था विद्या के क्या था, प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक, कहा गया कहता है कि महाकवि कालिदास संभव था इनमें अग्रगण्य है ना, अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त जो है इनमें धन्वंतरी, छपनक और फलित ज्योतिष के विद्वान, ठीक, अमर सिंह कोशकार और शंकु जो है वास्तुकार और बेताल भट्ट और घट कप्पर और बरामिहिर और खगोल विज्ञानी जो है एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक जो है सचिव वीरसेन से जो है मतलबी था, जिसने शिव की पूजा करने के लिए उदयनगिरी पहाड़ी पर एक गुफा था निर्माण करवाया था। जो वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रखंड पंडित एक कवि भी था। तो देखिए जहाँ हम लोग होता है क्वेश्चन बनता है वहाँ हम थोड़ा देर रुकते हैं, जहाँ नहीं बनता है हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं घिरते निकल जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त 415 ईसा पूर्व से 454 ईसा पूर्व में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए ये क्वेश्चन बनने की संभावना अति संभावना है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आप इजीली कह सकते हैं कुमारगुप्त ने किया था। कहते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन थे, तो आप कह सकते हैं स्कंदगुप्त था, जो कि 455 से 467 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सूर्यदर्शन झील का पुनरुद्धार किया है। ठीक, कहता है एक स्कंदगुप्त ने प्रणादत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो आप देख सकते हैं स्कंदगुप्त ने प्रणाद को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक जो था वो कौन थे, विष्णुगुप्त थे। अंतिम गुप्त शासक कौन थे, विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, कहता है जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासनकाल में उपरिक कहलाए थे। भक्ति के नीचे जो है विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख जो है विषय पति कहलाते थे। नेक्स्ट है पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मचारियों को क्या कहा जाता था, चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे। पर कहता है यहाँ पर कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहा जाता था। ग्राम का प्रशासनिक ग्राम सभा एवं संचालित होता था। यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम सभा का जो है मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य कहता महत्तर कहलाते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राम है ना, नेक्स्ट है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामीण कहलाते थे एवं अन्य सदस्य क्या था, महंतर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य कुमारगुप्त के कहता है दामोदरपुर त्रमपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों की क्रियाकलापों का उल्लेख है। कहता भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विशिष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। ठीक, कहता इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी कह माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। देखिए क्षेत्र में बात करें तो कृषि करने योग्य भूमि, वस्तु की बात करें तो बास करने योग्य भूमि और चारागाह भूमि के बात पशुओं की चराने योग्य भूमि और सील जो है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। ठीक, वहीं बात करें हम अपराहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। दोस्तों
अगर आप जो है बैठने और साथ साथ पढ़ने की शैली अपना लिए तो सोच लीजिए कि वहीं आप जो जैसे बैठने की आदत और पढ़ने की आदत हो गए, वहीं समझ लीजिए आपका 99% जो है आप सक्सेस हैं। क्योंकि सबसे पहला जो होता है बैठकर पढ़ना ही नहीं जान पाता है। देखिए सिंचाई के लिए जो है राहट घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। कहता है गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आपसे पूछा जाएगा गुप्त काल में जो है सबसे व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो आपका उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख में दीनार कहा गया। गुजरात के बाद जो है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हाँ, उसके बाद है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। ठीक, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुप्त मंदिर जो है प्रसिद्ध। ठीक, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए विष्णु मंदिर जो है वह कहाँ है, तिगवा जबलपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है, जो है भुमरा नौगादा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है, नैना जो है कोठार मध्य प्रदेश में। और दशावतार मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्माण किया गया था, कहाँ, देवगढ़ है ना, उत्तर प्रदेश पड़ता है। नेक्स्ट है देवगढ़ हो गया। उसके बाद है कि लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों का निर्माण जो है पितरगांव जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थलों का सर्वप्रथम वर्णन असनम स्मृति से मिलता है। कहता है विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग और देवताओं मनुष्य की मौत चढ़ाते थे। तो कह सकते हैं कि समर जाति के लोग हैं, सवर जाति के लोग क्या करते थे, देवताओं को मनुष्य का मौत चढ़ाते थे। आप सोच सकते हैं कितना भयानक होता होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पहली बार जो है किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जिसमें किसी भी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। कहता है वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव के धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इस राजधर्म है ना, इस राजधर्म बनाया था। विष्णु वाहन गुरु गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जो कि जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि अजंता में निर्मित कुल जो है 29 गुफाएं, वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें जो गुफा समान संख्या जो 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें जो है गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। कहते हैं गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं के संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक, देखिए जो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा वहाँ रुकेंगे, नहीं आने की संभावना है उसको हम पढ़ते निकल जाएंगे। अजंता की गुफाएं की बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से संबंधित है। देखिए यहाँ पूछा जाएगा अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, महायान शाखा। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है जो कि बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान में विंध्य पर्वत काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विष्णु शर्मा द्वारा कौन से ग्रंथ लिखा गया था, तो जो है पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद जो है इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अप्रेक्षाकृत। ठीक, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्यीय सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे।
तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट, या तो कह सकते हैं आर्यभट्ट, और सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने लिखा था। ठीक, उसने सूर्य ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसे घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बड़ा मिहिर ने बृहत संहिता, पंच संहिता और बृहंजाक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या और वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास और भौतिकी भूगोल के विषय में चर्चा की गई। ब्रह्मगुप्त इस युग में नक्षत्र वैज्ञानिक व गणित थे और उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत पर पूर्व कल्पना की। प्रकृति के एक नियम के अनुसार वस्तु पर पृथ्वी गिरती है, क्योंकि पृथ्वी है ना, पृथ्वी कहता स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहता गुप्त काल में पलकाव्य एवं पशु चिकित्सा पर हास्तीय युवृद्ध लिखा। कहता नवीनतम की रचना जो है पुस्तकालय में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियों दी गई है। नेक्स्ट है, कहता है पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त में हुई है ना, गुप्त काल में हुई, और कहता है इसमें ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की जो है शकीय भाषा है। तो संस्कृत जो है किसकी भाषा है, तो ये राजकीय जो है इनके राजाओं की क्या था, भाषा था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रूपिका कहा जाता था और याज्ञवल्क्य और नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक, तो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है कि मंदिर बनाने की कला जो है जन्म गुप्त काल से ही हुआ है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासन काल ने मंदिरों को ब्राह्मण सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। ठीक, गुप्त काल ललित साहित्य के सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास 13 नाटक इसी काल में शूद्र का लिखा नाटक कहता है मृच्छिटिकम या माटी के खिलौने गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ है ना, ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित और प्राचीन नाट्य में सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। कालिदास की कीर्ति अभिज्ञानम शकुंतलम, देखिए कालिदास जो है कीर्ति क्या लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, जो इन्हीं का लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है राजा दुष्यंत है ना, राजा दुष्यंत एवं शंकुर के प्रेम की कथा एवं द्वितीय भारतीय रचना है, जिसमें जो बताया गया है यहाँ पर कि शासक है ना, शकुंतलम बताया गया कि प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसमें अनुवाद जो है यूरोपीय भाषा में हुई और ऐसी प्रथम जो है रचना है। भगवत गीता में संस्कृत उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना गया है। तो स्वर्णयुग किसे माना गया है, तो भारतीय इतिहास को माना गया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरों का क्रमिक पतन और गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता। तो आगे हम लोग जो है वाकाकट राजवंश नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।